नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिगमंड फ्रॉयड की। सिगमंड फ्रॉयड के उन 5 सिद्धांतों को जिनके वजह से आज वह दुनिया भर में इतने मशहूर हैं और उन सिद्धांतों की वजह से मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरह के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, बहुत तरह के रिसर्च होते हैं और बहुत तरह के वैज्ञानिक शोध आज भी उनकी उन सिद्धांतों की वजह से होता रहा है। तो फ्रॉयड जो हैं वो ऑस्ट्रियन मनोवैज्ञानिक थे। 1856 में वो पैदा हुए थे। वो अपने भाइयों में 8 टोटल उनके भाई बहन थे, जिसमें वो सबसे बड़े थे। तो उन्होंने 1885 में अपना चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना चालू किया, लेकिन उस दौरान यह हुआ कि उन्हें हालुसिनेशंस, जिसको हाइप्नोसिस, इन सब चीज़ों के बारे में उनको पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। तो उसकी वजह से वो फ्रांस गए। फ्रांस में चारकोट नामक एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके अंदर 3-4 महीना बिताया। फिर वापस आकर ऑस्ट्रिया में इन्होंने अपनी प्राइवेट चिकित्सा चालू की, जहाँ पर वह मनोविज्ञान से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन बताने के लिए अपने अपने एक्सपेरिमेंट करते थे, थियरी समझाते थे, समझते थे और डेवलप करते थे। उसमें उनका सबसे बड़ा जो योगदान रहा है आज के समय में, वह उनके मनोविज्ञान के उस हिस्से पर रही है जहाँ पर वो मानव मस्तिष्क को या मानव दिमाग को, चेतना को वह 3 भागों में बताते हैं। सबसे पहली जो चेतना बताते हैं उसको वह बोलते हैं ऐसा मन जिसको प्रतिबिंबित होना बोलते हैं। ऐसा मन जो कि स्वच्छंद है, जो कि जिसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, आपको उसको याद नहीं करना पड़ता है। मन का वह हिस्सा जिसमें आपको जो इच्छा करती है, जैसी इच्छा करती है वह आप करते हैं, बिना किसी भी तरह के उसमें बंधन को। ना इसमें समाज का बंधन होता है, ना आपका नैतिकता का, या ना आपका किसी सत्य, अहिंसा, इन सब चीज़ों के बारे में बिना सोचे हुए जो भी आपके मन में विचार आते हैं, उन विचारों को आप करना चाहते हैं। उन विचारों के लेकर उपयोग करके आप उन सभी चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं जो कि बंधनों से मुक्त है। दूसरा हिस्सा जो होता है उसको हम लोग अवचेतन मन बोलते हैं। अवचेतन मन में यह होता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसे बहुत सारी इच्छाएं होते हैं, दुख होते हैं, दर्द होते हैं, जिसको वह खुद भी नहीं जानता, उसके बारे में वह खुद भी कभी नहीं सोच पाता है, क्योंकि वह समय और परिस्थितियों के हिसाब से अंदर दब जाती हैं। तो अब अवचेतन मन की वजह से आपकी जो पर्सनालिटी है वह होती है। ऐसा फ्रॉयड का मानना था कि अवचेतन मन आपके पर्सनालिटी का, आपका बिहेवियर का, आपका कैसा स्वभाव है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या किस तरह के इंसान होंगे, इसकी जो सबसे बड़ी कारण है वह है अवचेतन मन में स्थित आपके विचार, आपके इच्छाएं, आपकी दबी हुई कुंठाएं, इन सभी के कारण ही आप वह बनते हैं जो आप होते हैं। अब यह तो मन के 2 भागों को उन्होंने बताया। तीसरा भाग उन्होंने जो बताया कि इसको वह बोलते थे लिबिडो। अब लिबिडो वह हिस्सा हुआ जिसमें कि आप अपने मनुष्य की सभी इच्छाएं सेक्स से जुड़ी होती हैं, उनका यह मानना था। इसी सेक्स या सेक्स एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है कि अब क्योंकि उस दौरान, आज से 100 साल पहले आप अपने आप को लेके जाइए, जहाँ पर अभी भी आज इतना खुला नहीं था, लोग अपने इन सब चीज़ों के बारे में उतना खुलकर बात नहीं करते थे। तब उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था कि आपके अंदर जो मन में जो विकृतियां पैदा हैं उसको अगर जानना है तो उसके लिए बहुत तरह के प्रोसेसेस हैं। एक तो उन्होंने बताया था कि आपका जो अवचेतन मन होता है, जो कि आपका पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा डिसाइड करता है, तो उसको जानने के लिए उन्होंने उसको साइको एनालिसिस करके एक सिद्धांत दिया था, जिसमें कि वह अपने मरीजों से वह सारे सवाल पूछते थे इस धारणा को लेकर कि उनको अपने सारे तरह के विचारों को बताने में किसी भी तरह की बंधन, जकड़न या किसी भी तरह का संकोच महसूस ना हो। अब जब यह कर पाने की स्थिति में वह होते थे, उसके बाद वह बता पाते थे कि भाई यह व्यक्ति या इंसान क्यों परेशान है और उसके पीछे उसके पुराने समय में या पिछले जो अनुभव हैं उसके कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है। यह तो उनकी अवचेतन मन की जो सिद्धांत था उसकी वजह से यह उन पर थियोरी आई। दूसरा उनका जो बहुत बड़ी थियोरी थी वो थी उनकी थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उनका मानना था कि जो सपने हमें आते हैं उसमें जो सपनों के जो में हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे दबी हुई कुंठाएं अंदर बंद, जो कि समय के कारण या किसी परिस्थितियों के कारण हम उसे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो वह आपको संदेश दे रही होती हैं अपने सपनों के द्वारा। तो सपनों में 2 तरह के भाग होते हैं। एक तो सपना की एक्चुअल में सपना क्या क्या हुआ, दूसरा होता है कि भाई सपने के पीछे की कहानी,
मतलब कि उस सपने के बारे में जब कोई पेशेंट बता रहा होता है डॉक्टर को, उसको जब आप समझेंगे, वो मतलब उसके पीछे की कहानी कि भाई यह इंसान जो अपने सपनों को समझाने की कोशिश कर रहा है, उससे वह उसकी पर्सनैलिटी का वह कोई ना कोई हिस्सा खुद को खोलना चाह रहा है, और इस वजह से अगर उस बंद हुए हिस्से को अगर आप समझ पाएंगे तो उस पेशेंट का आप इलाज बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ऐसा सिगमंड फ्रॉयड का मानना था। तो उनकी थ्योरी के हिसाब से कि वही अवचेतन मन एक हुआ, दूसरा हुआ कि लिबिडो थ्योरी जो बोलते थे कि भाई इंसान की जो एक सब बहुत बड़ा हिस्सा है जो उसके सारे तरह के क्रियाकलापों में उसको मजबूर करता है या उसको करने के लिए आगे बढ़ाता है, उसमें वह उनकी सेक्स ड्राइव या एनर्जी ड्राइव बोलते हैं। तो तीसरा हिस्सा वो बोलते थे ईगो, अहम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। उनका बोलना था कि यह ईगो है या दोनों बीच के द्वंद्व में रहता है, एक जो कि नैतिक रूप में एक दिमाग की स्थिति जो आपको नैतिक रूप से आपको हर तरीके से सही होने के लिए बोलता है, दूसरा दिमाग की परिस्थिति जिसमें कि वह आपको स्वच्छंद होकर जो भी आपको करने की इच्छा हो वो करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता रहता है, आप उससे मोटिवेट होते रहते हैं। पर एक इंसान जो आखिर में बनता है वह इन दोनों के बीच का बैलेंस में से निकल कर जो इंसान की जो एक्चुअल नेचर होता है वह आता है। जो और एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो उन्होंने दी थी वह था, हम इंसान जो होते हैं वह खुद को बहुत सारी प्रतिरोधक युक्तियों का इस्तेमाल करके अपने अंदर के दुख दर्द, अपने तरह के विषाद, अपने अंदर के चीज़ों को सॉल्व करते हैं खुद ही। हमारा दिमाग जो है वो बहुत तरह के डिफेंस मैकेनिज़्म मतलब वही प्रतिरोधक व्यवस्थाओं व प्रोसेसेस को उपयोग करके अपने अंदर के जो भी विषाद हैं, दिक्कतें हैं, मानो ऐसी बुरी चीज़ें जो हम याद नहीं करना चाहते हैं उसको वह, या फिर हम ऐसी चीज़ें जिसको हम डील करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो हमारा दिमाग अलग अलग तरह के युक्तियां लगाकर इंसान को नॉर्मल लगता है। तो उन युक्तियों में किन किन तरह के उन्होंने बताया था कि इंसानी दिमाग किन किन तरह की युक्तियों का प्रयोग करता है अपने जीवन में ताकि वह शांत रहे। तो उनका सबसे पहले बोलना था कि पहले तो एक्सेप्टेंस, डिस्प्लेस, मतलब कि भाई ठीक है जो है वो चल रहा है। दूसरे का फॉरगिवनेस, ये भी एक तरह का कि आप दूसरों को क्षमा कर देते हैं, जो आपके जीवन में घट रही है उसको आप मान लेते हैं। तीसरी चीज़ होती है एकदम, एक तो अचानक होता है कि आप उसको एकदम से मना कर देते हैं कोई भी घटना हुई। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको अचानक से पता चला कि अब उसको लाइलाज बीमारी है, तो पहला चीज़ जो उसके दिमाग करता है वह उसको इस बात को मानने से मना कर देता है। वो ऐसा नहीं है कि वह इंसान ऐसा चाह रहा होता है, उसका दिमाग ये मानने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि उसको ऐसी कोई बीमारी है। तो पहला रिएक्शन जो होता है दिमाग का, ताकि वह आदमी शांत रहे, तो उसके लिए उसका रिएक्शन होता है कि भाई वो मना कर देता है उस चीज़ से, तब जाके वह शांत रह पाता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, या फिर नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, या ऐसी कुछ उम्मीद होती है। तो ये हुई। दूसरा होता है कि आप क्षमाशील होते हैं, आप दयावान होते हैं। तो इन सब चीज़ों से अल्टीमेटली यह होता है कि आप अपने दिमाग को यह समझाने में, एक ही स्थिति को डील करने के लिए अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के युक्तियाँ हर इंसान अलग अलग तरीके से अपनाता है। कोई किसी समय पर किसी को क्षमा याचना करके अपने आप को शांत रहता है, किसी को कोई जो है वह उसको कंपैशन दिखाकर, करुणा दिखाकर अपने आप को, अपने दिमाग को नॉर्मल रखता है या शांत रखता है। कई लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करके अपने आप को शांत रखते हैं। तो ये सब बहुत सारे मनोविज्ञान में उपयोग की गई ऐसी युक्तियां हैं जिसको सिगमंड फ्रॉयड ने आज से 100 साल पहले बता दिया था, और उसको लोग आज भी यूज़ करते हैं कि पेशेंट को समझने के लिए किस किस तरह के मनोवैज्ञानिक स्थिति से वह गुजर रहा है। और एक बहुत ज़रूरी सिद्धांत उन्होंने दिया था जिसका नाम उन्होंने बोला था कि एडिपस कॉम्प्लेक्स। यह बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है इतिहास में भी, और आज भी उनका यह मानना था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने की आयु अवस्था में 3 से लेकर 6 साल के बीच में उसके अंदर में एक एडिपस कॉम्प्लेक्स आता है, जिसमें कि वह सेक्सुअली अपने अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स के प्रति अट्रैक्ट होता है। यानी कि एक बेटा अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होता है, और उसमें वह भाव होता है कि उसकी माँ का सारा अटेंशन, प्यार सिर्फ उसे मिले, और वह अपने पिता को उसमें प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। उसी तरह बेटी और पिता के बीच में
या बेटी और माँ के बीच में वो होता है कि बेटी अपने पिता को से सारा अटेंशन, सारा प्यार लेना चाहती है और अपने माँ को वह एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। अब इस थ्योरी की वजह से वह बहुत ही विवादों में रहे हैं और फाइनली लेकिन यह हुआ कि उनके सिद्धांत इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहने के साथ साथ इतने ज़्यादा उपयोग में लाए गए हैं बहुत डॉक्टरों द्वारा, बहुत वैज्ञानिकों के द्वारा, कि आज भी लोग उनके कई सिद्धांतों को मानते हुए अपने रिसर्च का काम करते हैं। उम्मीद किया गया, तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा